हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के हमारे चरक चिकित्सा सीरीज का जो टॉपिक है वो है चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है मदात्ते चिकित्सा। तो आज हम लोग मदात्ते की चिकित्सा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या है अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या करो, थोड़ा सा ब्रीफ देख लो चैप्टर के बारे में, और फिर उसके बाद उसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है वो देख लो। और लास्ट में अगर चैप्टर में योग दिया हुआ है तो योग को भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग कंपाइल करके। लेकिन मदात्ते चैप्टर में योग आपको नहीं देखने को मिलेंगे, आचार्य ने योग नहीं दिया है, बस वही थोड़ा बहुत चूर्ण वगैरह वो सब बताते हैं कि प्रदेह वगैरह चूर्ण वगैरह वो सब अप्लाई करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये ऐसा सीरीज तुमको और भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा और इतना सिंप्लीफाई करके कोई भी चिकित्सा तुम्हें नहीं बताने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, देखो तो लाइक करो और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी वीडियो देखो उस पर कमेंट करो, कैसा लगा तुम्हें, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है तुम कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो आचार्य जो है वो मद्य मद्य जो अल्कोहल होता है उसका डेफिनेशन बताते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो मद को उत्पन्न करता है उसको हम लोग मद्य कहते हैं। मद क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस मद को उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मद्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आचार्य ने इसी चैप्टर में ओज का भी वहां पे वर्णन किया है। तो ये भी जानना जरूरी है कि ओज का वर्णन किस चैप्टर किस अध्याय में आया हुआ है। तो ये मदात्ते चिकित्सा में ओज के 10 गुणों का वहां पे वर्णन आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओज के 10 गुण, क्योंकि जो मद्य के 10 गुण होते हैं, मद्य के भी 10 ही गुण होते हैं, वो ओज के एकदम विपरीत होते हैं। आओ देखें कैसे, हम लोग थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे इसको। तो जैसे ओज के गुण बताएं, क्या गुण बताए हैं? तो वहां पे बोला है कि गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्न पिच्चलम स्निग्ध ओजो 10 गुणम स्मृतम। वहीं पे मध्य के क्या गुण बताए हैं? तो ये लघु होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, अम्ल होता है, वैवाई, आशुकारी, रुक्ष, विकासी और विशद होता है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैंने कंपेयर करके रखा है, ये मध्य के गुण हो गए, ये ओज के गुण हो गए। तो जो मध्य का लघु गुण होता है ना, वो ओज के गुरु गुण का नाश कर देता है। वहीं पे जो उसका उष्ण गुण होता है मध्य का, वो उसके ओज के शीत गुण का नाश करता है। जो मध्य का अम्ल गुण होता है वो ओज के मधुर गुण का नाश करता है। जो तीक्ष्ण गुण होता है वो मृदु गुण का नाश करता है। जो आशुकारी गुण होता है वो प्रसन्न प्रसाद गुण को नाश करता है। जो रुक्ष गुण होता है वो स्निग्ध गुण को नाश करता है। जो वैवाहिक गुण होता है वो स्थिर गुण का नाश करता है। जो विकासी होता है वो श्लक्ष्ण गुण का नाश करता है। जो विशद होता है वो पिच्चिल गुण का नाश करता है, और जो सूक्ष्म होता है वो बहल गुण का नाश करता है। तो ऐसे जो है वो मध्य जो है वो ओज का नाश करके मद को उत्पन्न करता है। ठीक है, मद को उत्पन्न करता है। फिर आचार्य ने यहाँ पे मदात्य रोग में उसके भेद बताए हैं कि इसके 3 भेद होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा है कि सभी जो मदात्य होते हैं वो त्रिदोषज ही होते हैं, क्योंकि सभी प्रकार में वहाँ पे मदात्य रोगों में तीनों दोषों के लक्षण वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी किसी को मदात्य उत्पन्न हुआ है तो वो त्रिदोषज ही माना जाएगा। हालांकि उन्होंने 3 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो एक ब्रीफ देख लिया। अब हम करेंगे चिकित्सा। तो चलो मदात्य की चिकित्सा करते हैं। तो चिकित्सा में सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने चिकित्सा सूत्र बताया कि कैसे तुमको चिकित्सा करनी है। तो पहले कहते हैं कि जिस दोष की अधिकता हो, क्या कहते हैं कि जिस दोष की अधिकता हो उसी दोष की चिकित्सा करो पहले। ठीक है, क्योंकि जो मदात्य होता है, जब मदात्य उत्पन्न होता है तो वहां पे तीनों दोष वहां पे इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए जिस दोष की अधिकता ज्यादा हो उसी दोष की चिकित्सा करो। फिर ये जो सेकंड पॉइंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं कि कफ स्थान अनुपूर्या च क्रिया कार्यम, च क्रिया कार्या वहाँ मदात्य, यानी कि कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी है।
क्या कहते हैं, इसका मतलब जानो कि अगर तीनों दोष वहां पे सम रूप में प्रकोपित हुए हैं तो सबसे पहले तुम करोगे कफ की चिकित्सा, सबसे पहले तुम करोगे कफ की चिकित्सा, उसके बाद वहां पे वायु और पित्त की चिकित्सा करोगे। इसका वहां पे इन्होंने कारण बताया है कि जो मदात्य रोग होता है उसमें वायु और पित्त के जो लक्षण होते हैं वो अंत में दिखाई देते हैं, वायु और पित्त लास्ट में, कफ के बाद वहां पे प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ विशेष बातें बताई हैं कि अगर अनुचित रूप से तुमने मदिरा पान किया, अनुचित रूप से तुमने मदिरा का सेवन किया और मदात्य रोग उत्पन्न हुआ तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, मध्य से ही करनी है। उसको उचित रूप में मदिरा का पान कराओ और सम मात्रा में कराओ, ना ज्यादा ना कम, सम मात्रा में, डेफिनिट क्वांटिटी में वहां पे जब तुम कराओगे तो उसका मदात्य रोग शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने प्लान ऑफ ट्रीटमेंट वहां पे डिस्कस किया है, उसके बाद वो दोषों के हिसाब से वहां पे चिकित्सा बताते हैं। ठीक है, तो आओ अब दोषों के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वातज, वातज मदात्य की चिकित्सा। तो वहां पे सबसे पहले क्या करना है, मद्यपान ही कराना है, मद्यपान ही कराना है। मद्यपान किसका कराओगे, तो वहां पे बीज पूरक आदि संस्कृत मद्य का पान कराओगे। किसका पान कराओगे, बीज पूरक आदि संस्कृत मद्य का पान कराओगे। ठीक है। उसके बाद वहां पे उन्होंने बोला है कि मांस का प्रयोग करो, मांस आदि का प्रयोग करो, जिसमें उन्होंने दिया भी, स्पष्ट भी किया है कि लावा, तितिर, मुर्गा, इनके मांस को अम्ल द्रव्य से सबसे पहले क्या करो, उसका संस्कार करो, संस्कृत करो, उसके बाद उसके साथ साली चावल के भात का सेवन कराकर उसकी चिकित्सा करनी है। ठीक है, वातज मदात्य की। फिर आचार्य ने कुछ पथ्य बताए हैं कि स्निग्ध लवण मुख के लिए जो प्रिय आहार है और उड़द की पीठी बना करके उसको सेवन कराना चाहिए। अब क्या है कि अगर वातज मदात्य में अगर रोगी को तृष्णा उत्पन्न हुआ, तृष्णा उत्पन्न हुआ तो उसके लिए उन्होंने कुछ पेय बताए हैं। क्या क्या है, वारुणी मंड, वारुणी का मंड है, खट्टे अनार का रस दो पीने के लिए उसको, या फिर बृहद पंचमूल साधित जल पीने के लिए दो, तो उसका जो मदात्य है वो शांत हो जाएगा। तो ये हमने जो है वो वातिक मदात्य की चिकित्सा देखी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैतिक मदात्य की चिकित्सा। पैतिक मदात्य की चिकित्सा में भी सबसे पहले क्या करना है, हमें मद्यपान ही कराना है, मद्यपान ही कराना है। मद्यपान किसका कराओगे, तो यहाँ पे आया है भव्य खजूर आदि, भव्य खजूर आदि से संस्कृत मध्य, से संस्कृत मध्य का वहां पे तुम मद्यपान कराओगे। तो पहले क्या किया हमने, पित्तज मदात्य में भी, पैतिक मदात्य में भी मद्यपान कराया। किसका कराया, भव्य खजूर आदि से संस्कृत मद्य का पान कराया। फिर इसमें कराओगे तुम वमन। क्या कराओगे इसमें, वमन, वमन कराना है, वमन कराना है। और वमन कराने के लिए भी कुछ स्थिति होनी चाहिए। वो कौन सी स्थिति है, क्या है, वो बताते हैं आचार्य कि दोष अधिक मात्रा में जिस व्यक्ति के शरीर में पाया जाए, पहला कंडीशन कि अधिक मात्रा में जिस व्यक्ति के शरीर में पाया जाए। दूसरा, दाह, तृष्णा, इन सब से अधिक पीड़ित हो वो व्यक्ति, और उसके आमाशय में कफ और पित्त उत्क्लेशित हो, तो ऐसा समझना चाहिए। तब उसमें हम लोग जो है वो वमन करा देंगे उसको। कैसे वमन कराएंगे, तो मद्य ले लो, अंगूर का रस इत्यादि पिला करके शीघ्र ही पूर्ण रूप से उसका वमन कराना है। तो पहले हमने मद्यपान कराया और दूसरा स्टेप हमने वमन किया। अभी कोई भी शोधन कर्म करते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, शोधन कर्म करने के बाद तीसरा स्टेप होता है हम लोग संसर्जन कर्म करेंगे, संसर्जन कर्म वहां पे करेंगे। तो वमन करके संसर्जन कर्म कर दिया। ठीक है। फिर आचार्य ने एक वर्ड का यूज किया है, उसका वो वर्ड कौन सा है, अनुतर्ष, अनुतर्ष मात्रा। अनुतर्ष का मतलब क्या होता है कि तृष्णा लगने के बाद मद्यपान कराना। क्या होता है, तृष्णा लगने के बाद मद्यपान कराना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुतर्ष। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैं बता दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, मद्यपान कराया भव्य खरजूर आदि से संस्कृत मद्य का, फिर उसको वमन करा दिया और फिर संसर्जन कर्म करा दिया, और अनुतर्ष मात्रा में वहां पे मद्यपान कराया। कब कराया, तृष्णा लगने के बाद। ठीक है, अभी तक इतना क्लियर हुआ। अभी जैसे हमने वातज मदात्य में देखा,
वातज मदात्य में देखा कि तृष्णा में हम लोग वहां पे कुछ पेया दे रहे थे, तो यहाँ पे भी तृष्णा लगने पे आचार्य ने कुछ पेया का वर्णन किया है। जैसे परुषक यानी कि फालसा पीलू के शीतल रस का पान कराओ और स्वाभाविक शीतल जल का वहां पे पान कराना है, जिससे उसकी तृष्णा जो है वो शांत हो जाएगी। तो इतना समझ में आया। उसके बाद आचार्य क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे अब आते हैं दाह शामक लेप के ऊपर। कि देखो जैसे पित्त का कंडीशन है, अभी पित्त का लक्षण होता है दाह। दाह वहां पे अगर रहे तो वहां पे तुम क्या करो, दाह शामक लेप का यूज करो। उसमें से सबसे पहला है प्रियंगु आदि, वहां पे लेप का यूज कर सकते हो। सेकंड लेप है यहाँ पे बदरी पल्लव आदि लेप। तो ये दो लेप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पित्तज मदात में अगर दाह उत्पन्न हो रहा है तो। प्रियंगु आदि लेप और बदरी पल्लव आदि लेप। फिर वहां पे आचार्य ने बताया है कि दाह शामक के लिए ही वहां पे तुम परिषेक या फिर प्रदेह का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे खट्टी कांजी के साथ वहां पे सूरामंड, सूरा खट्टी दही, फिर बिजोरा नींबू का रस और उसमें मधु मिला दो और इसी का परिषेक और प्रलेप कर दो, तो ये दाह शामक होते हैं। ठीक है। फिर वहां पे उन्होंने कुछ आहार विहार के बारे में बताया है कि शीतल अन्न, क्योंकि पित्त है ना तो सब कुछ शीतल देना है यहाँ पे, तो शीतल अन्न और जल का सेवन करा दो। वहां पे ऐसे रोगी के लिए शीतल शैया और आसन की व्यवस्था करनी है। जो शीतल बगीचे होते हैं उसमें उसको घूमने के लिए बोलो कि जाओ घूम के आओ। फिर चंदन का जल छिड़को उसके ऊपर और शीतल वस्त्र को ही पहनाओ। ठीक है, और उसके शरीर पे चंदन लगा दो। तो जितने भी शीतल क्रियाएं हैं जिससे पित्त का शमन होगा वो सभी हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो क्या करना है मोटा मोटी, पहले वहां पे मद्यपान करा दो, फिर वमन करा दो, संसर्जन कर दो। तृष्णा लगने के बाद वहां पे उसको पेया देनी है। कौन कौन सी पेया देनी है हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अगर उसको दाह हो रहा है तो वहां पे कुछ लेप बताए गए हैं, प्रियंगु आदि लेप, बद्री पल्लव आदि लेप और परिषेक और प्रदेह हम लोग कर सकते हैं। फिर आहार विहार के बारे में आचार्य ने बताया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कफज मदात्य। कफज मदात्य में क्या करना है, कफज कफ वाली चिकित्सा करनी है। सिंपल सी बात है, कफ में हम लोग क्या करते हैं, कफ का जो कोर ट्रीटमेंट है वो क्या है, वमन है। तो सबसे पहले रोगी को वमन और उपवास कराओ, वमन और उपवास कराओ। फिर करना है आम का पाचन, आम का पाचन करना है क्योंकि कफ में अग्निमंद होता है और उससे वहां पे आम की उत्पत्ति होती है। तो आम का पाचन करना है, वमन करना है, उपवास कराना है, आम का पाचन करना है। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट अष्टांग लवन का प्रयोग बताया गया है। एक और चीज मेरे को याद आया, पित्तज मदात्य में ना एक आचार्य ने एक योग बताया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, पंचामलक योग। पंचामलक योग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है। इसमें क्या क्या आता है पंचामलक योग में, तो एक बार देख लेते हैं। पहले आता है कोल आता है, कोल आता है, इसमें दाड़ीम आता है, कोल आता है, दाड़ीम आता है, वृक्षामला आता है, वृक्षामला आता है, फिर चुक्रिका, चुक्रिका करके आता है, चुक्रिका, और लास्ट में वहां पे चुक्रिका रस, चुक्रिका और चुक्रिका रस। ठीक है। तो ये पंचामलक योग है जो कि वहाँ पे यूज़ किया गया है मुखालेप के लिए। और तृष्णा जब लगती है, रोगी को तृष्णा लगती है तो मुखालेप के लिए, मुखालेप के लिए वहाँ पे यूज करते हैं आचार्य, अगर पित्तज मदाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अष्टांग लवन से मेरे को याद आया। ठीक है। तो आ जाओ वापस अष्टांग लवन। अष्टांग लवन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योग है कफज मदात्य के लिए। तो वहाँ पे क्या क्या होता है, सौवर्चल होता है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सौवर्चल होता है, अजाजी होता है वहाँ पे, अजाजी होता है, फिर वहाँ पे वृक्षाम्ल होता है, अजाजी, वृक्षाम्ल, फिर अम्लवेतस होता है, अम्लवेतस के बाद वहाँ पे त्वक होता है, त्वक होता है, एला होता है, त्वक एला, फिर वहाँ पे मरीच होता है, और लास्ट में वहाँ पे क्या होता है, सरकरा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अष्टांग लवन का प्रयोग हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ इसी में आता है मृद्विका राग, यानी कि मृद्विका की चटनी वहाँ पे खिलाने के लिए बोलते हैं आचार्य। और एक और आता है निगद, निगद मध्य का पान। तो जो निगद मध्य है ना वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो उसका पान वहाँ पे बताया गया है। निगद मध्य का पान वहाँ पे कफज कास्ट में भी आया था और वहाँ पे अश्मरी में भी आया है। ठीक है। तो ये भी याद रखना, निगद मध्य का पान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, निगद मध्य।
ठीक है। तो क्या क्या हुआ अभी तक हमने देखा, वमन करा दो, उपवास करा दो, फिर आम का पाचन करो, फिर अष्टांग लवन का प्रयोग करो, और फिर मृदुका योग चटनी का उसको खिलाओ, और निगद मध्य का प्रयोग करो। ठीक है। उसके बाद कुछ आहार द्रव्य के बारे में बताया आचार्य ने कि कौन कौन से आहार द्रव्य, तो कफ को कम करने वाले, कफज में जो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे यव अन्न का यूज करते हैं, गेहूं से बने हुए जो भी रुक्ष द्रव्य होते हैं हल्के, और कटु और अम्ल रसात्मक युष का वहाँ पे सेवन करना है। ठीक है। अगर मांस खाना है तो भ्रुष्ट वाला मांस खाना है, जिस जो कि घी में भुना हुआ हो और द्रव्य रहित हो। ठीक है। विहार में क्या क्या करना है, तो रुक्ष उष्ण अन्नपान का सेवन करो, गर्म जल से नहाओ, गर्म जल से नहाओ, और युक्ति पूर्वक व्यायाम करो, और लंघन और जागरण करो। ठीक है। तो ये जो है वो कफज मदात्य की चिकित्सा हो गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट जो है वो मदात्य में हर्षणी क्रिया के बारे में आचार्य ने बताया है कि मनो अनुकूल मित्रों के साथ वहाँ पे और सुंदर वन और उपवन में वहाँ पे भ्रमण करना है, अच्छे दोस्तों के साथ रहना है, ताकि जो उसका हर्षण अंदर से जो हर्ष है वो उत्पन्न हो, क्योंकि मदात्य का पेशेंट अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, तो उसमें हर्षण करने के लिए उन्होंने बोला है। फिर लास्ट आता है हमारे पास सन्नी पातज मदात्य। सन्नी पातज, सन्निपातज मदात्य, तो वैसे तो सभी त्रिदोषज ही होते हैं मदात्य। तो इसमें क्या करना है, दोषों के बल के अनुसार वहाँ पे चिकित्सा करनी है, जो कि हमारे सिद्धांत में ही आ गया था। दोष बल के ऊपर वहाँ पे जो भी दोष प्रधान है वो उसकी सबसे पहले चिकित्सा करनी है। फिर कुछ विशेष देख लेते हैं लास्ट में हम लोग की, मद्य सेवन विधि का त्याग करके वहाँ पे क्रमशः दूध का प्रयोग लाभकर होता है। आचार्य कहते हैं पता है क्या, कि ऊपरयुक्त वर्णित जो भी विधि हमने देखा, अगर वो मदात्य में उपशय उससे नहीं मिल रहा है, अच्छा रोगी नहीं हो रहा है, तो क्या करो, मद्य का परित्याग करो और उसको दूध पिलाओ, दूध का प्रयोग करो उसमें, तो उसका मदात्य में लाभकर होता है दूध बहुत ज्यादा। ठीक है। और उसके बाद आचार्य कहते हैं कि सहसा अगर तुमने मदात्य का त्याग करा दिया रोगी को, तो उसमें दो रोग उत्पन्न हो जाएंगे, पहला है ध्वंसक और दूसरा है विक्षय। तो ये दो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों रोग उत्पन्न हो गए तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तो चिकित्सा जो आचार्य बताते हैं कि वातज, वातज या फिर वातिक मदत्य, वातिक मदात्य में जो भी हमने चिकित्सा देखी उसी की तरह हमें चिकित्सा करनी है। ठीक है, वातिक मदात्य। तो यहाँ तक हमने अपना मदात्य चिकित्सा जो कि चैप्टर नंबर 24 था उसका चिकित्सा देख लिया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट किया करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को अच्छी लग रही है या फिर ख़राब लग रही है।